नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी भारत का नक्शा देखकर सोचा है कि अरे, इसे बदला भी जा सकता है क्या? कौन है जो ये तय करता है कि कोई नया राज्य कब बनेगा या किसी राज्य की सीमाएं कहाँ तक होंगी? आज हम इसी बड़े दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए आज के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे प्रोवोकेटिव सवाल पर आते हैं। क्या केंद्र सरकार किसी राज्य की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी बाउंड्रीज को बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के पूरे फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे की नींव को छूता है, और इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। तो अपनी इस पड़ताल में हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि संसद के पास असल में कितनी पावर है, किसी राज्य की सीमा को बदलने का पूरा प्रोसेस आखिर है क्या, इस सब में प्रेसिडेंट का क्या रोल है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वाकई में एक सच्चा संघ है? चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि असली शक्ति है किसके पास। जवाब है संसद। देखिए, ये स्लाइड असल में सब कुछ साफ साफ बता देती है। एक नया राज्य बनाना हो, उसका नाम बदलना हो या उसकी सीमाओं को फिर से खींचना हो, मतलब उसका एरिया बदलना हो, इन सभी मामलों में जो आखिरी और सबसे बड़ी शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के पास है। और जो बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इतने बड़े बदलाव के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी जैसे 2/3 मेंबरों के वोट की जरूरत नहीं होती। नहीं, संसद सिर्फ एक साधारण बहुमत से, मतलब जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा के समर्थन से ही किसी भी राज्य का नक्शा बदल सकती है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने केंद्र को ये प्रक्रिया आसान रखने की शक्ति दी थी। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि संवैधानिक रूप से ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, मतलब इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं। इस प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि वो अपनी राय दे सकें। और तीसरा, इसके बाद बिल वापस संसद में वोटिंग के लिए आता है। अब कहानी में आता है एक बड़ा ही मजेदार और निर्णायक मोड़। राष्ट्रपति की भूमिका और राज्य की भागीदारी की असलियत क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, संविधान का एक हिस्सा ये कहता है कि राष्ट्रपति को बिल संसद में भेजने से पहले उस राज्य से राय लेनी ही होगी, जिसके लिए एक टाइम लिमिट भी तय की जाती है। अब पहली नज़र में तो यही लगता है कि राज्य की राय का काफी वजन है ना? लेकिन अब देखिए इसका दूसरा पहलू, जो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। कारण यह है कि राष्ट्रपति या संसद उस राज्य की विधानसभा की राय को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, मतलब उनकी कोई मजबूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रक्रिया का पालन करना तो जरूरी है, राज्य से पूछना पड़ेगा, लेकिन उनकी राय सिर्फ एक सलाह है, कोई बाइंडिंग ऑर्डर नहीं। अगर राज्य हाँ कहे या ना, आखिरी फैसला तो केंद्र का ही होगा। ये सिर्फ एक सलाह लेने का प्रोसेस है, सहमति लेने का नहीं। अच्छा, अगर राज्यों के मामले में केंद्र इतना शक्तिशाली है, तो जरा सोचिए संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज का क्या हाल होगा। यहाँ तो केंद्र का कंट्रोल और भी ज्यादा सीधा और साफ है। यहाँ कोई लाग लपेट है ही नहीं। भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के जरिए चलता है, जो कि केंद्र सरकार की सलाह पर काम करते हैं। मतलब ये सीधे तौर पर केंद्र के ही शासन में होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम और कानून बनाने की खास शक्ति देता है, और इनमें अंडमान निकोबार से लेकर लद्दाख तक शामिल हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हमने इसे हाल ही में होते हुए देखा भी है। 26 जनवरी 2020 को केंद्र ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया। ये केंद्र की शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये सारी चर्चा हमें हमारे सबसे बुनियादी और गहरे सवाल पर ले आती है। इतनी शक्तियों के होते हुए क्या भारत को असल में एक संघ, एक यूनियन कहा जा सकता है? एक पल के लिए इस विचार को देखिए, भारत एक संघ नहीं है। ये सुनने में तो बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि हमने तो हमेशा यही पढ़ा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। लेकिन इस बात के पीछे का तर्क देखिए।
तर्क ये है कि संसद किसी भी राज्य का एरिया, बाउंड्री या नाम उसकी सहमति के बिना भी बदल सकती है। और जैसा कि हमने अभी-अभी देखा, ये तर्क तो पूरी तरह से सच है। तो आखिरी नतीजा क्या है? पहला कथन कि भारत संघ नहीं है, ये गलत है। भारत बिल्कुल एक संघ है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो बिल्कुल सही है और इसी वजह से भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। कितना यादगार फ्रेज है। इसका मतलब ये है कि संघ यानी भारत देश अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर के जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, उन्हें केंद्र द्वारा बदला, तोड़ा या जोड़ा जा सकता है। और ऐसी ही बारीकियां हमारे संविधान में हर जगह हैं। जैसे कानून के सामने बराबरी का अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिलता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौके का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना खास और सोच समझकर बनाया गया है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए बचता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का ये अनोखा संतुलन उनके रिश्ते के बारे में आखिर क्या बताता है? ये तो साफ है कि भारत का संविधान एक मजबूत केंद्र की कल्पना करता है, जिसके पास देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए असाधारण शक्तियां हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये संतुलन कितना सही है और इसके क्या मायने हैं।